देखिए क्लास 11th जिसका विषय भौतिक विज्ञान है और उसका दूसरा चैप्टर है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर के अंदर हम मापन की आवश्यकता, मात्रक जो राशियाँ होती हैं उनके क्या मात्रक होते हैं, जो त्रुटि और त्रुटि को एनालाइज करके करेंगे, उसके बाद उसका हम सार्थक अंक पढ़ेंगे। प्रस्तावना में ये होता है कि जो चैप्टर का नाम है मापन, उसमें ये कहा गया है कि जो भौतिक विज्ञान है उसे मापन का विज्ञान कहते हैं। भौतिकी में कोई भी सूत्र हो, कोई सिद्धांत हो, कोई परिकल्पना हो, उसे सर्वमान्य रूप से जब स्वीकार किया जाता है, जब उसका एक शुद्ध प्रयोगों द्वारा परीक्षण कर लिया जाता है। परीक्षण में जो प्रयुक्त उपकरण होते हैं, जो प्रयोग प्रेक्षण होते हैं, उनका उद्देश्य शुद्धता से होता है। अतः भौतिकी में ऐसी अनेक राशियां भी होती हैं जो व्यवहारिक रूप से एक सी लगती हैं। उनका जो अध्ययन होता है, उन्हें जो अलग किया जाता है, वो मापन के द्वारा किया जाता है। अब इसमें आ जाता है हमारा मापन ये होता है, मापन क्या होता है, मापन की क्या आवश्यकता है, मापन को क्यों किया जाता है, इसका अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। प्रत्येक राशि जो होती है उसका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, जिसे हम एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करते हैं, देखते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ऐसी अनेक राशियां होती हैं आदि। तो इस आधार पर बताया गया कि मापन वह प्रक्रिया है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कोई दी हुई राशि मानक राशि का कितने गुना है, उसे हम मापन कहते हैं। मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो मात्रक और दूसरा होता है उसका आंकिक मान। मात्रक हमें जो है कोई राशि हो उसका हमें मात्रक पता होना चाहिए, उसका हमें मानक पता होना चाहिए। मात्रक वह सर्वमान्य मानक होता है जो किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। आंकिक मान उसका परिमाण होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 20 मीटर, किसी छड़ की लंबाई, यहाँ लिख सकते हैं हम, छड़ की लंबाई बराबर है 20 मीटर। मीटर उसका मात्रक है, 20 उसका आंकिक मान है। यानी कि यहाँ पर ये पता है कि जो छड़ की लंबाई है वो मीटर में मापी गई है, और परिमाण उसका ये बताता है कि उसका जो आंकिक मात्रक है वो उस राशि में 20 बार सम्मिलित है। ये उसका आंकिक मान और मात्रक हुआ। ऐसी अनेक चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हम देखते हैं, भौतिक राशियाँ में होती है हमारी दो प्रकार की, एक सदिश और दूसरी होती है अदिश। यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे वो मूल राशियों का अध्ययन करेंगे। भौतिकी में ऐसी बहुत सारी राशियाँ होती हैं जिनके लिए व्यक्त करने के लिए अनेक मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं उनकी सहायता से हम सभी का समावेश कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें घनत्व हो तो घनत्व के मात्रक के लिए हमें उसके द्रव्यमान का मात्रक पता होना चाहिए और लंबाई का मात्रक पता होना चाहिए। यानी कि घनत्व के मात्रक लिखने के लिए हमें अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम मूल मात्रकों की सहायता से उसका मात्रक निकाल सकते हैं। मूल राशियाँ होती हैं हमारी 7। मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 ज्योति तीव्रता, नंबर 6 पदार्थ की मात्रा और नंबर 7 वैद्युत धारा। ये 7 राशियाँ होती हैं। इन राशियों का लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, पदार्थ की मात्रक होता है मात्रक मोल,
और वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इन राशियों के मात्रकों के द्वारा जितनी भी भौतिकी में राशियां हैं सबके मात्रक लिखे जा सकते हैं। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए 7 ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती हैं, उन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। दूसरी होती है हमारी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इनको छोड़कर बाकी जितनी भी राशियां होती हैं वो सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब आता है हमारा राशियों के मात्रक। मात्रकों की पद्धतियां, विशेषकर 3 पद्धतियां हैं। एक तो होती है हमारी CGS पद्धति, CGS पद्धति। दूसरी होती है MKS पद्धति और तीसरी होती है FPS पद्धति। CGS पद्धति जिसमें C का मतलब सेंटीमीटर, S का मतलब सेकेंड और G का मतलब ग्राम। सही है। CGS हो गई, CSG लिखा गया सॉरी में, CGS। G का मतलब ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। पहली पद्धति CGS, दूसरी MKS और तीसरी होती है FPS। CGS में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। FPS में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये हमारी पद्धतियाँ आजकल यूज की जाती हैं। एक CGS पद्धति, दूसरी MKS पद्धति और तीसरी होती FPS पद्धति, जिसमें आपको बता दिया है कि CGS में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। FPS में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। एज के आधार पर जब हम बहुत देशों का भ्रमण करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर जगह की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, राशियों को नापने की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। इसके आधार पर उन्होंने एक इंटरनेशनल पद्धति, जिसे शॉर्ट में SI पद्धति कहते हैं, SI पद्धति इंटरनेशनल पद्धति होती है, पूरे विश्व में मान्य होती है। SI पद्धति, इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में SI पद्धति कहते हैं। SI पद्धति में मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं 7, उनके अतिरिक्त 2 राशियां और जोड़ी गई हैं जिनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे एक होता है समतलीय कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन। एक होता है घन कोण और घन कोण का मात्रक होता है हमारा स्टेरेडियन। यानी कि SI सिस्टम में 9 मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, जिसमें एक समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। यानी कि पूरे विश्व के अंदर 9 मात्रकों के आधार पर SI सिस्टम का विकास हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे हम, देखिए अब हम देखेंगे यथार्थता तथा परिशुद्धता। हम देखते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता लगभग एक ही शब्द होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में क्या अंतर है, हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे कि यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर है। इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक सेना का कैडेट होता है, उसे हम 6 गोलियां दे देते हैं। एक टारगेट को उसको भेदना होता है और उस 6 गोलियों में से जो टारगेट को भेदेगा उसे 4 चांस दिए जाते हैं। उन 4 चांसेज के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ पर यथार्थता होगी, कहाँ पर परिशुद्धता होगी, दोनों में क्या डिफरेंट है और क्या नहीं है। इसका एक पार्ट ए ये है
दूसरा ये पार्ट है बी, तीसरा ये सी और चौथा ये डी। हम ये देखते हैं कि जितना इस गोले के अंदर जो ये डार्क दिया है ये टारगेट है, इस टारगेट को उसे गोली से वेधना है। सैनिक जब अपनी 6 गोलियों को चलाता है तो हम देखते हैं कि वो गोलियां जो हैं इस टारगेट के चारों ओर अलग अलग दूर दूर फैल जाती हैं, दूर दूर फैल जाती हैं। तो जब वो टारगेट के नज़दीक नहीं आ रही है, पहली गोली कहीं और लगेगी, दूसरी कहीं और लग रही है, तीसरी कहीं और लग रही है, तो उसकी यहाँ पर यथार्थता भी निम्न है और परिशुद्धता भी निम्न है। दूसरी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि उसकी जो गोलियां थी वो टारगेट पर तो नहीं थी, लेकिन टारगेट से अलग जहां पर भी थी वो एक स्थान पर थी। एक स्थान पर थी तो उसकी परिशुद्धता थी, लेकिन यथार्थता नहीं थी। यथार्थता जब होती जब ये गोलियां बिल्कुल टारगेट के नज़दीक होती। तीसरी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो गोलियां थी वो टारगेट के पास तो आ गई, लेकिन वो क्या है, चारों ओर उस टारगेट के अब भी बिखरी हुई हैं। तो टारगेट के पास आई, यथार्थता तो उसकी बढ़ गई, लेकिन परिशुद्धता क्या हो गई, अब कम हो गई, क्योंकि वो टारगेट से चारों ओर क्या हो गई, अलग अलग बिखर गई। अब हम जो लास्ट वाला उसमें पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि जो उसकी 6 की 6 गोलियां थी वो बिल्कुल टारगेट के नज़दीक हैं और एक ही स्थान पर है। टारगेट के नज़दीक है तो यथार्थता भी है, और जब एक ही स्थान पर लग रही हैं तो उसकी क्या है, वो परिशुद्धता भी है। तो अब हम ये देखते हैं कि टेक्निकल रूप में, साइंस के रूप में, कि यथार्थ और परिशुद्धता में क्या डिफरेंट नजर आया। अब इसके बाद हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक कोई माप है, किसी राशि की माप है 3.543 सेंटीमीटर। अब हम इसे अगर मीटर पैमाने से नापते हैं तो ये माप है 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम वर्नियर कैलिपर से नापते हैं तो इसकी माप 3.52 सेंटीमीटर होगी, 3.51 सेंटीमीटर होगी, लास्ट वाले में होती है। अब हम देखते हैं कि ऊपर 2 डिजिट हैं जिसमें यथार्थता तो है लेकिन परिशुद्धता नहीं है। दूसरे में 3 डिजिट हैं। 3 डिजिट का मतलब होता है कि उसने तीसरे अंक तक उसकी परिशुद्धता की माप की है। तो हम ये देखते हैं कि जिस संख्या में जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे, जितने ज़्यादा अंक होंगे, तो उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। इस आधार पर फिर सार्थक अंक बनता है। लेकिन सार्थक अंक से पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिसका आगे पार्ट बता, त्रुटि विश्लेषण। अब देखेंगे हम त्रुटि। त्रुटि क्या है? त्रुटि होता है किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। हम देखते हैं कि कहीं पर 10/3 अगर लिख दें हम तो 3.3333 ये चलता रहता है। ये चलता रहता तो माप की निश्चितता नहीं है। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि जब भी होगी वो लास्ट वाले अंक में होगी। यानी कि अगर हम दाईं ओर से चलेंगे तो पहला अंक होगा, और जो माप होगी कहीं पर मान लो 3.56 है तो हम 3.6 भी लिख देते हैं। ये डिजिट अगर 5 या 5 से अधिक होती है तो इस वाले डिजिट को बढ़ा देते हैं। तो जो त्रुटि होगी वो हमारे लास्ट वाले अंक में होगी, और लास्ट वाले अंक में भी जो त्रुटि होती है वो ±1 की होती है लास्ट वाले में। जो लास्ट वाले पॉइंट होगा तो पॉइंट लगा देंगे उसमें। अब हम ये देखते हैं कि त्रुटि किस तरह से काउंट करते हैं, क्या करते हैं। तो कोई राशि अगर ऐसी होती है कि a बराबर 3.54, त्रुटि को डेल्टा a से लिखते हैं। डेल्टा a लास्ट वाले अंक पर 1 लिखेंगे, बाकी सब में 0 भर देंगे। इसमें जितने अंक होते हैं, होता ये है मीटर पैमाने से नापी जाएगी तो उसकी अल्पतमांक 0.1 होती है। वर्नियर कैलिपर से नापी जाती है तो उसकी माप 0.01 होती है। ऐसे ये बढ़ती चली जाती है। स्क्रू गेज से नापी जाएगी तो अल्पतमांक और कम होती चली जाती है। जब अल्पतमांक कम होती है, जिस राशि की अल्पतमांक जितनी कम होगी उसमें त्रुटि उतनी ही क्या होगी, वो कम होगी, यानी कि वो शुद्ध होगी। जब हम देखते हैं अब त्रुटि में, त्रुटि यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटियाँ, क्रमबद्ध त्रुटियाँ, और दूसरी होती हैं यादृच्छिक त्रुटियाँ, यादृच्छिक त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियाँ में ये होता है कि किसी माप में एक नियमित रूप से, नियमित अंतराल के बाद जब त्रुटि आती रहती हैं तो उसे क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटियाँ में ये होता है कि हमें त्रुटि के स्रोत का ज्ञान नहीं होता, उसमें हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर त्रुटि हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है।
अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से ये देखेंगे कि किस प्रकार से त्रुटि किसी राशि की कैसे काउंट की जाती है, क्या क्या इस त्रुटियों में होता है और कितने प्रकार की यहाँ होती हैं। अब त्रुटियों में हम ये देखते हैं कि जो एक निरपेक्ष त्रुटि होती है, निरपेक्ष त्रुटि में ये होता है कि किसी राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए से लिखते हैं। कोई माप है ए और उसमें त्रुटि है मान लीजिए A1, तो डेल्टा ए बराबर हो जाता है A माइनस के A1। ए जो होती है वो उसकी वास्तविक माप होती है, A1 जो होती है उसकी प्रेक्षित माप होती है, यानी कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए कहते हैं। ये डेल्टा A1 लिख सकते हैं। दूसरी राशि होगी तो डेल्टा A2 बराबर A माइनस के A2, डेल्टा A3 बराबर A माइनस के A3, और जब डेल्टा AN बराबर A माइनस के कितना हो जाता है, ये AN हो जाता है। इसके बाद आता है निरपेक्ष माध्य त्रुटि। माध्य त्रुटि में होता है वो जो औसत बोलते हैं, कुल त्रुटि होंगी मान लीजिए डेल्टा A1, दूसरी त्रुटि है डेल्टा A2 और NV त्रुटि है डेल्टा AN, और बटे जितनी होगी उससे डिवाइड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं माध्य त्रुटि। उसके बाद आता है हमारा भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि अगर कोई राशि A है और राशि A के माप में त्रुटि डेल्टा A हो तो डेल्टा A अपॉन A को हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक के बाद आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में ये होता है कि भिन्नात्मक त्रुटि को अगर 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाती है। जैसे डेल्टा A बटे A इंटू 100, कोई राशि जिसका मान A है उसमें त्रुटि डेल्टा A है, डेल्टा A बटे A भिन्नात्मक त्रुटि है, डेल्टा A बटे A में हम 100 से गुणा कर देंगे तो वो हमारी प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से किसी सवाल में, किसी डेरिवेशन में जो त्रुटि निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, अब यहाँ पर हमको बताया जाएगा। और त्रुटि का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। कोई भौतिक राशि है भाई, उसकी 3 मापित राशि A, V और C है और उसका फॉर्मूला दिया हमें y बराबर A² V अपॉन C क्यूब। अब हमें y के मान में त्रुटि निकालनी है, तो इस त्रुटि निकालने के लिए हम ये करते हैं जितनी नीचे वाली चीज़ें सबको ऊपर ले जाते हैं। इसे लिख लेंगे y बराबर A² V और C की पावर माइनस के 3। दोनों ओर का लॉग ले लेंगे। दोनों ओर का लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग में जितने गुणा में होते हैं वो सब प्लस में जाते हैं। एक बार ऐसे लिख सकते हैं लॉग A² V और C की पावर माइनस के 3। इसे लिख लेंगे हम log y बराबर log A² प्लस log V प्लस log C की पावर माइनस के 3। log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा log y बराबर 2 log A प्लस log V माइनस के 3 log C। अब आंशिक अवकलन कर देंगे। आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन में हम देखते हैं कि मान लो हमें x का अवकलन करना हो तो उस राशि को y बराबर लिख लेते हैं कि y बराबर x। अवकलन करते हैं dy अपॉन dx। डी अपॉन dx अवकलन की फॉर्म होती है। किसका करना है हमें, y का, तो d अपॉन dx, y का मान कितना था हमारा x, dx से dx खत्म हो जाएगा तो dy अपॉन dx हो रहा कितना हो गया 1। यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं उसका 1 होता है। dy है तो उधर ले जाएंगे, dy बराबर कितना हो गया dx। आंशिक की कंडीशन ये होती है कि log y है तो log y का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन y होता है। y का कितना हो जाएगा डेल्टा y, तो इसका अवकलन लिख सकते हैं हम डेल्टा y अपॉन y बराबर 2। ऐसे ही log a का डेल्टा a अपॉन a प्लस log v है डेल्टा v अपॉन v माइनस 3 log c है तो डेल्टा c अपॉन c।
डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा सी अपॉन सी, ये राशि की भिन्नात्मक त्रुटि को प्रदर्शित करती है। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि हमें ज्ञात करनी हो, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन वाई यहाँ पर मोड़ लगा देते हैं, यानी कि जहाँ पर भी माइनस होगा उस सब को हम प्लस कर देते हैं अधिकतम में, तो 2 और डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस 3 और डेल्टा सी अपॉन सी, इस प्रकार से इसे हम लिख देते हैं। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे, अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा वाई बटे वाई प्रतिशत होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमम, यहाँ सब में 100 से गुणा कर देंगे, 2 डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्रतिशत प्लस डेल्टा वी बटे वी इंटू 100 प्रतिशत प्लस 3 डेल्टा सी बटे सी इंटू 100%। केवल भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी हो यहाँ तक काउंट करेंगे, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो तब 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर हम प्रतिशत में आ जाता है। अब इसे हम देखेंगे, देखिए अभी हमारा फॉर्मूला आया था, जो क्वेश्चन था हमारा y बराबर ए स्क्वायर बी अपॉन सी क्यूब, तो हमारा फॉर्मूला बन गया था भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि में डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100% का साइन लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई होगी तो जो ए की पावर थी, हम अब इसे ये देख लेते हैं कि ए स्क्वायर बी और सी की पावर -3। हम देखते हैं कि ए की जो पावर थी वो आगे आ गई, ए था तो डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, वी था तो डेल्टा वी बटे वी इंटू 100, सी था, सी की पावर -3 थी, अधिकतम त्रुटि होती है तो माइनस के स्थान पर प्लस हो जाता है और 3 आगे आ जाता है डेल्टा सी बटे सी इंटू 100। यानी कि हमने जो इतना बड़ा डेरिवेशन किया है ये, अब जो आगामी सवाल होंगे हमारे जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें अगर कोई हमें ऐसा दे देता है कि s बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसा हमें दे देता है और वो कहता कि s के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होगा, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, s बराबर ए बी स्क्वायर और सी की पावर -2। तो जब त्रुटि निकालते हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेल्टा s बटे एस, मैक्सिमम लगा देंगे, अधिकतम त्रुटि होगा तो प्रतिशत त्रुटि होगा 100 से गुणा कर देंगे, a था तो डेल्टा a बटे ए प्लस b है जो पावर होती है वो आ जाती है 2 और डेल्टा v बटे v, c की पावर -2 है, अधिकतम की बात चलती है तो यहाँ पर फिर प्लस ही होता है 2 और डेल्टा c बटे c। हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब अगर कहीं पर आपको ऐसा दे दिया कि a बराबर दे दिया 2.713, v बराबर दे दिया 3.174, c बराबर दे दिया 1.144, ऐसा दे दिया है और एक फॉर्मूला दिया आपको s बराबर ए वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ये s बराबर भी हो सकता है, y बराबर भी हो सकता है, p बराबर भी हो सकता है, इससे कुछ नहीं होता है। वो कहता है कि एक भौतिक राशि s जिसकी 3 मापित राशियाँ a b c इस प्रकार हैं तो s के मान में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना होता है, जो राशि दी होती हैं उससे हम उसके अल्पतमांक के लिख लेते हैं, अल्पतमांक में ये करते हैं जो त्रुटि भी कह देते हैं उसे डेल्टा a, जो लास्ट वाला अंक होता है a बराबर आपको दिया है 2.713, डेल्टा a होगा लास्ट वाले अंक पर 1 लिखिए, बाकी सब जगह 0 भर दीजिए और जहाँ पॉइंट है वहाँ लगा दीजिए। इसी प्रकार v था 3.174 तो डेल्टा v हो जाएगा 0.001, c बराबर था 1.414 तो डेल्टा c होगा 0.001। हमें क्या चाहिए होता फॉर्मूले में, a है तो डेल्टा a पता होना चाहिए, v है तो डेल्टा b पता होना चाहिए, c है तो डेल्टा c पता होना चाहिए। अधिकतर न्यूमेरिकलों में आपको a v c ये माप दे देता है, डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c इन माप की सहायता से हम निकाल लेते हैं। अब जब हम यहाँ देखते हैं कि फॉर्मूला था हमारा s बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, तो s लिख सकते हैं हम ए बी स्क्वायर और c की पावर
3। मैंने आपको बताया कि हम बार बार लॉग नहीं लेंगे, आंशिक अवकलन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। s था तो डेल्टा s बटे s बराबर a है तो डेल्टा a बटे a, b की पावर 2 है आगे ले आएंगे 2, डेल्टा b बटे b, c की पावर -3 है आगे ले आएंगे -3 डेल्टा c बटे c। जब अधिकतम की बात होती है तो अधिकतम में माइनस के स्थान पर प्लस आ जाता है, तो उसे लिख लेते हैं हम। अधिकतम त्रुटि लिखेंगे तो डेल्टा s बटे s, या मैक्सिमम का साइन लगा देंगे, प्रतिशत में पूछेगा तो 100 से गुणा भी कर देंगे, बराबर डेल्टा a बटे a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b बटे b इंटू 100 माइनस था प्लस हो जाएगा 3 डेल्टा c बटे c इंटू 100। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा a का भी मान है, वो यहाँ पर रख देंगे, a का मान है वो नीचे रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा b का मान है, डेल्टा b का मान है यहाँ रख देंगे, c का मान है, डेल्टा c का मान है यहाँ पर रख देंगे, तो हमें s के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। अब इसके बाद अब देखो एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम त्रुटि समझेंगे। हमें न्यूमेरिकल दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 3% की त्रुटि हो तो गोले के आयतन में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि भी पूछता है वो। तो हम ये देखते हैं कि जो गोले की त्रिज्या है, हम मान लेते हैं गोले की त्रिज्या बराबर r, ये हमने मान लिया है। r में त्रुटि होगी तो डेल्टा r बटे r, प्रतिशत होगी तो इसकी 100 से गुणा कर देंगे। गोले की त्रिज्या हमने r मानी, आपको बताया था कि कोई राशि अगर a हो उसमें त्रुटि निकालनी हो, भिन्नात्मक त्रुटि, तो डेल्टा a बटे a, प्रतिशत होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। गोले की त्रिज्या है r, r में जो त्रुटि होगी वो डेल्टा r बटे r इंटू 100 प्रतिशत में आपको दिया है कि गोले की त्रिज्या में 3% की त्रुटि है, यानी कि हमें दिया है डेल्टा r बटे r इंटू 100 का मान दिया है हमें 3%। गोले के आयतन में त्रुटि ज्ञात करनी है, आयतन को लिखते हैं v से, डेल्टा v बटे v इंटू 100, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। जो भी मान फाइंड आउट करना होता है उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। जिसका मान हमें पता होता है, जो नियतांक होता है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स का जो डिफरेंशियल होता है वो 0 होता है। अब हम देखते हैं v है तो डेल्टा v बटे v, इसकी कंडीशन ये होती है, जैसे v बराबर आपको दिया है 4/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला हमारा वही होता है, लॉग लेंगे, लॉग v बराबर लॉग 4/3 प्लस लॉग पाई प्लस लॉग r क्यूब। जो कांस्टेंट चीज़ होती हैं उनका डिफरेंशियल 0 हो जाता है, तो ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर फिर वही बचता है 3 आ गया और डेल्टा r बटे r, तो यहाँ पर वही इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डेल्टा v बटे v, इसका डिफरेंशियल 0, इसका 0, इसमें 3 आ गया जाता है और डेल्टा r बटे r। यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पर दिया है, तो 4/3 पाई r क्यूब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 डेल्टा r बटे r। 3 डेल्टा r बटे r, प्रतिशत निकालते हैं तो डेल्टा v बटे v इंटू 100, प्रतिशत निकाल देंगे, यानी आयतन में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, बराबर 3 डेल्टा r बटे r इंटू 100। हम देखते हैं इसका मान हमें दिया है, डेल्टा r बटे r इंटू 100 का मान दिया है 3%, यहाँ पर रख देंगे 3 इंटू 3%, तो 3 हो गया 9%। यानी कि अगर गोले की त्रिज्या में 3% की त्रुटि थी तो आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? 9% की। अब हमें अधिकतर सवालों में ये देखना हमें दिया क्या चीज़ है वो लिख लेते हैं, फिर वो उस पर पूछ क्या रहा उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उस फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें नीचे होती हैं उन्हें ऊपर ले जाते हैं पावर को, और फिर उसका फॉर्मूला लिखने के बाद वहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। अब बाकी जो न्यूमेरिकल इसके हम कराएंगे
चैप्टर की थ्योरी खत्म होने के बाद इसके न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें सारी त्रुटियों के सारे सवाल वहाँ पर कराए जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम सार्थक अंक। देखिए अब हम पढ़ेंगे सार्थक अंक और किसी संख्या में सार्थक अंकों को कैसे पहचाना जाता है, ये इसका लास्ट टॉपिक बचा है, इसे हम पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि सार्थक किसी भी संख्या में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। अगर कोई राशि 3.54 सेंटीमीटर लिखी हुई है तो ये जो तीनों अंक हैं उसके, ये सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी कि किसी भी संख्या में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंकों पर दशमलव चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव चाहे 3.54 हो, 35.4 हो, दशमलव बिंदु की स्थिति से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम सार्थक अंकों को पहचानते हैं तो इसके 4 नियम ये होते हैं कि किसी भी संख्या में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई होगी 35415, इसमें 5 अंक हैं तो सार्थक अंक कितने हो गए इसके अंदर? सार्थक अंक हो गए इसमें 5। कहीं पर अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ जाता है तो वो भी हमारा सार्थक अंक होता है। यानी कि 35405 अगर हो तो इस संख्या में अब भी सार्थक अंकों की संख्या 5 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें? 5। दशमलव बिंदु भी अगर हम इसमें लगा दें, दशमलव से पहले अशून्य अंकों के बीच में जो 0 होगा वो भी सार्थक अंक होता है। जैसे 305403 इतने अंक हैं तो 1 2 3 4 5 6 इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई, सार्थक अंक हो गए इसमें 6। यानी कि दशमलव बिंदु अगर है और उनके बीच में भी कहीं 0 आ रहा है तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो 0 भी सार्थक अंक होता है। अगर कहीं पर ऐसा है कि कोई माप दे दे, अशून्य अंकों के बाद शून्य दिया है, ऐसा दिया है, तो जो लास्ट के दोनों 0 होंगे ये सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन अगर ये माप किसी वास्तविक उस पर आधारित हो तो ये शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पर कोई संख्या 3500 लिखी हुई है तो सार्थक अंक है 2, सार्थक अंक हो गए इसमें 2। और यदि हम यही लिख दें 3500 किलोग्राम तो सार्थक अंक हो गए इसमें अब हमारे 4। ठीक है, यानी कि अगर ये माप किसी वास्तविक उस पर आधारित होगी, किसी यानी कि वास्तविक जब होती है जब उसका कोई मात्रक लिखा हुआ है, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ हो, किलोग्राम लिखा हो, कोई और लिखा हो, मात्रक लिखा हो, तो ये वास्तविक माप होती है। तब अशून्य अंकों के बाद के शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। और यदि केवल संख्या लिखी हुई है, किसी वास्तविक माप पर आधारित नहीं है, तो अशून्य अंकों के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 3500 में 2 सार्थक अंक हैं और 3500 किलोग्राम में 4 सार्थक अंक हैं। इस चैप्टर में हमने मापन पढ़ा, मात्रक पढ़ा, मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ी, उसके बाद त्रुटि पढ़ी, त्रुटि विश्लेषण पढ़ा, किसको कैसे त्रुटि को एनालाइज करते हैं, उसके बाद सार्थक अंक पढ़ा। इस चैप्टर की थ्योरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके पूरे नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे और अगली वीडियो में जो हम करेंगे वो सार्थक अंकों से संबंधित और त्रुटि विश्लेषण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे और NCERT में जो न्यूमेरिकल वो हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।